नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादिर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रासुका का शिकंजा। संभल की हिंसा की गूंज संभल की गलियों से निकलकर सत्ता के गलियारों में सुनाई दे रही है। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर भड़की हिंसा को सपा सांसद अखिलेश यादव ने संसद में उठाया है। उन्होंने इसे चुनावी लाभ के लिए की गई हिंसा करार दिया है। वहीं रामगोपाल यादव ने पूछा है कि संभल हिंसा के बाद किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ। संसद में रामगोपाल यादव ने सवाल किया कि जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर, अजमेर शरीफ में जो हो रहा है ये सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि संभल में डीएम, एसएसपी, वकील और कुछ लोग पुलिस के साथ ढोल बजाते हुए मस्जिद में घुस गए। भीड़ को शक था कि वो मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं। रामगोपाल यादव के संसद में दिए बयान को आधार मानकर समझने की कोशिश की जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि तोड़फोड़ की आशंका से ही हिंसा भड़की, यानी जिन्होंने हिंसा भड़काई उन्हें अंदेशा था कि तोड़फोड़ होगी। जाहिर है ऐसे अंदेशे तभी पैदा होते हैं जब किसी झूठ का प्रचार किया जाता है, और संभल में झूठ फैल रहा था जिसने सुनियोजित हिंसा का रूप ले लिया। एक ऐसी हिंसा जिसकी तैयारी लंबी थी, और यही वजह है कि सीएम योगी ने इस हिंसा की जड़ तक जाने का फैसला कर लिया है और हिंसा के षड्यंत्रकारियों पर रासुका लगाने की तैयारी कर ली है। यानी अब साजिश रचने वाले होंगे बेनकाब और दोषी होंगे सलाखों के पीछे। इस बीच हम जानने की कोशिश करेंगे कि संभल हिंसा को चुनावी लाभ के लिए की गई हिंसा करार देना कितना जायज है, और इस हिंसा के लिए सरकारी मशीनरी का फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर, पुलिस की नाकामी कितनी जिम्मेदार रही। सवाल यह भी कि रासुका लगाने से क्या उनका पर्दाफाश होगा जिन्होंने मस्जिद पे तोड़फोड़ की अफवाह फैलाई होगी। चुनाव के बाद इस घटना को चुनावी लाभ के लिए की गई हिंसा करार देना ये कितना सही है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देती हूँ। देखिए, सरकार अपना पक्ष दिखा रही है। सरकार के लोगों ने जो व्यवहार किया, जो गाली गलौज की, क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, जिसकी वजह से जान गई लोगों की। वो कौन लोग थे जो सर्वे कराते समय साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे। जब मैंने आपसे पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के पूरे अधिकारियों को अपने संगठन का पदाधिकारी बना दिया है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनसे न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, और इसी का परिणाम ये हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हुई। दोषी अगर कोई है तो प्रशासन दोषी है, दोषी कोई है तो वो नारे लगाने वाले हैं। हर जगह जो खोदना चाहते हैं, खोदने वाले एक दिन भारत का, देश का सौहार्द भी खोदेंगे। समझने का सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ टीम गई सर्वे की, उसके पीछे जो लोग जिंदाबाद जय श्री राम का कर रहे थे, ये कौन लोग थे। अगर भाजपा अगर एक समुदाय के ऊपर अगर ये सवाल उठा रही है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में उस समुदाय का अहम भूमिका है, लेकिन सवाल तो तब गंभीर हो जाता है कि वो जो कमीशन के पीछे जो भीड़ चल रही थी, वो भीड़ किसकी थी, वो भीड़ किसके द्वारा भेजी गई थी, और वो भीड़ क्यों जय श्री राम का नारा लगा रही थी। इसलिए हम जो है पूरे घटनाक्रम का अवलोकन करने के बाद तमाम वीडियो क्लिप आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रायोजित मास्टर प्लान है, जो सरकार से वहां के विरोधियों ने मिल करके ये दंगा भड़काने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का नया फरमान कि संभल में हुई हिंसा में जो जांच कराएंगे और जो जांच पैनल किया था उस पर जो रिपोर्ट होगी उसमें चिन्हित लोगों को के लिए पोस्टर्स लग रहे हैं, और एक इस निर्दयी और दंभी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि वो उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी। जो ये मंशा बता रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो पूरी तरीके से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात हो रही है। बिल्कुल एनएसए लगना चाहिए। जो दंगा करे, जो माहौल खराब करने की कोशिश करे, क्योंकि दंगा एक जगह होता है और माहौल बहुत जगहों पर खराब होता है, इसके लिए बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कार्रवाई में ये जरूर तय होना चाहिए कि दंगा हुआ है तो दंगा एक तरफ से नहीं होता है, दंगा दोनों तरफ से होता है। देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार में दंगे और दंगाइयों का कोई स्थान नहीं। संभल दंगा एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 4-5 लोगों की उसमें जाने गई हैं, और जो इस तरह से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का काम करते हैं,
जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो, ताकि इस तरह की हिमाकत दूसरे लोग न कर सके। इसलिए ऐसे प्रावधान स्वागत योग्य है। सरकार इस तरह की कार्रवाई ऐसे दंगाइयों के खिलाफ कर रही है चिन्हित करके, ये सरकार का निर्णय अभिनंदनीय। तो ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं, इनको लेकर ये कहा है संसद में अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर कि इस पूरे मामले में कहां कहां खुदाई होगी और सौहार्द बिगड़ेगा, भाईचारा बिगड़ेगा, ये तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। और इसके अलावा रामगोपाल जी को भी आपने राज्यसभा में सुना, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आए कि सुनियोजित तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो हुई थी और जो पुलिस के साथ कुछ बीजेपी के लोग नारे लगाते हुए गए थे और फिर ये कुछ खुदाई होगी, तोड़फोड़ होगी, ये बात से वहाँ की जो आबो हवा है वो भड़क गई और वहाँ पे लोगों ने इस तरह का जो दंगा है वो किया या इस तरह से जो विरोध है वो दर्ज कराया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अब जो रासुका की कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बुलडोजर तो चल नहीं पाएगा, बुलडोजर पर तो रोक लगी हुई है, अब रासुका की कार्रवाई होगी। रासुका से उनके चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने इस तरह की अफवाह फैलाई थी। और सपा का ये कहना है कि सिस्टम, पुलिस, मशीनरी मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सत्यता है? कई ऐसे सवाल हैं जो जन्म ले चुके हैं। और सवाल तो ये भी कि अखिलेश जी ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए ये सब किया गया था, चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद चुनावी फायदे के लिए किया गया था। ये थोड़ा सा हजम होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर विश्लेषण की आवश्यकता है। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे को डिटेल में समझने की कोशिश होगी, क्योंकि अब संभल की गलियों से बहुत ऊपर जाकर ये संसद तक मुद्दा पहुंच चुका है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर करण सिंह जी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कांग्रेस से, हमारे साथ सपा से रविंद्र जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। एसएन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत सर। सबसे पहले करण जी आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूंगी और मसला क्योंकि इसलिए भी अब आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, संभल की गलियां भले ही शांत हो गई हों, लेकिन सियासत के गलियारों में बड़ा शोर है और शोर इस कदर कि बात संसद तक पहुंच गई है। अखिलेश जी ने भी मुद्दा उठाया, रामगोपाल जी ने भी मुद्दा उठाया और कई तरह के आरोप लगाए जो मैं अपनी रिपोर्ट में भी बता चुकी हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप हैं, क्या वाकई इन तमाम चीज़ों से इसकी डिटेल तक जाना, कि तह तक जाना कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, किसने दंगा भड़काया, क्या कहेंगे आप? और आरोप प्रत्यारोपों की जो राजनीति है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अगर किसी भी मंदिर की या मस्जिद की न्यायिक जांच चल रही है तो जांच होनी चाहिए, और उसमें अगर किसी ने बाधा डाली है और इस कदर बाधा डाली है कि एक बड़ा दंगा हो सकता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, तो ऐसी स्थिति में यदि उनपे एनएसए लगता है, रासुका लगती है, तो ये स्वागत योग्य, ये होना चाहिए। और ये जो कहना कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगस्त में हमने देखा था कि गाजियाबाद में पिंकी चौधरी ने, जो हिंदू नेता हैं, उन्होंने कुछ झुग्गियों पे लाठीबाजी की थी बांग्लादेशी मुसलमान होने का आरोप लगा करके। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही थी उसके आरोप, उसके एवज में, तो उन पर भी रासुका लगी थी और वो भी जेल में हैं इस समय। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जैसा कि आज माननीय अखिलेश यादव जी का बयान आया कि संभल में बेकसूरों पर गोलियां चलाई गई, तो अखिलेश यादव जी को यह भी जवाब देना चाहिए कि जो 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, तो बेकसूरों पर ही गोलियां चलाई गई थी। तो जिनके खुद के घर शीशे के हैं, वो दूसरों पे इस तरह से पत्थर नहीं उछालना चाहिए उन लोगों को। और साथ में एक भाजपा को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। थोड़ा सा वहां पर भी कंफ्यूजन है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसके तहत किसी भी मंदिर या मस्जिद में इस तरह का न्यायिक सर्वे नहीं हो सकता है कि पहले पूर्व में वो 70 साल पहले, 80 साल पहले वो मंदिर था या मस्जिद था, इस तरह का न्यायिक सर्वे नहीं हो सकता है, न्यायिक जांच नहीं हो सकती, न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? या तो वे अपना स्टैंड क्लियर करें और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करें। क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं ये बताएं वो, और उसको बिना खत्म किए फिर इस पे न्यायिक कार्रवाई क्यों हो रही है? तो ये जनता को दो राहें पे खड़ा किया गया है, सपा के भी द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, और कुछ भी जनता इसमें कंफ्यूज है। ठीक है, मैं सबसे पहले राजेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ, रविंद्र जी माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि आपने सुना करण जी को भी अपनी बात उन्होंने रखी और
किसी तरह का प्रायोजित ये दंगा है, ये भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। वो तो दोनों ही तरफ से बात कर रहे हैं कि बीजेपी को भी सोचना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी सोचना चाहिए। ये आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि वहां पर जो पुलिस थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐसी ही जगहों पर जहां पर आपका वोट बैंक है वहां पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि बाकी जगहों पर भी? उन्होंने पिंकी चौधरी का मामला भी याद दिलाया। जी रविंद्र जी। पारुल जी, जो आपने बात कही, समाजवाद मतलब ही होता है सबके लिए शासन करना। अगर हम पीडीए लेके चलते हैं, सबके लिए शासन करते हैं, भारत का संविधान है। भारतीय जनता पार्टी की जो पेरेंट कंपनी है 1924 में बांद्रा में दंगा कराती है और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन जाती है। दंगे का लंबा इतिहास है। बुरहानपुर का दंगा हो, भिवंडी का दंगा हो, बनारस का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, ये सारे दंगे में चिन्हित किए गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2007 पवित्र माघ का महीना, पवित्र मुहर्रम का महीना, योगी आदित्यनाथ जी ने मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलने दिए और दंगा कराया। भारत के इतिहास के सबसे लंबे दंगा है। 11 दिनों तक ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ था और उसके कारण उनको 11 दिन जेल में डाला गया। तो बहुत जोर जोर से रो रहे थे संसद में जाके। उतना बड़ा दंगा कभी भी पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ स्वतंत्रता के बाद कि 11 दिन ट्रेनों का परिचालन रुक गया हो। संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी बस ट्रक कुछ भी नहीं चला। कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रही, जहां कर्फ्यू नहीं लगा था वहां भी। तो ऐसा व्यक्ति दंगे पे अगर अपना वक्तव्य दे रहा हो और दंगे को नियंत्रण करने की बात कर रहा हो तो झूठा होगा, बेईमानी होगा। अब आते हैं संभल के मामले पे। संभल के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने एक दिखावटी के लिए न्यायिक जांच बैठा दी है। न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। रही बात जो ये कहेंगे कि वर्शिप एक्ट में जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको खत्म कर दिया जाए, तो आप खत्म करके लाइए। आपने भारत को बना क्या दिया है, वॉच लिस्ट में है हम। रिलीजियस फ्रीडम की वॉच लिस्ट में है पूरी दुनिया में। डेमोक्रेसी रेट में हम 104 नंबर पे हैं। तो अगर आप दंगा की राजनीति से चलेंगे तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी है, आपके हर चीजों पे रोक लगाता आ रहा है, लेकिन बेशर्मी से आप खाली एक स्टैंड लेते हैं और हिंदुओं का सर्वाधिक अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे प्रभु राम पे, चाहे माता जानकी पे, चाहे हनुमान जी पे, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथों पे। तो ये हिंदुओं को अपमानित करते हैं, मुसलमानों को उग्र करते हैं, इस पे अपनी राजनीति चलाते हैं। अच्छा हुआ आपने कम से कम भरोसा तो जताया सुप्रीम कोर्ट पे कि न्यायालय है, उनकी नजरें भी हैं, क्योंकि इससे पहले आप ही के नेता कह चुके थे ये जो कोर्ट हैं, छोटे जजेस हैं, इन्होंने तो आग लगाने का काम किया। और आज भी उन्होंने यही बात कही है कि जहां जहां इस तरह के केसेस उठ रहे हैं वहां जो न्यायालय है वो आग लगाने का काम कर रहा है। अच्छा लगा आपको सुनकर। राजेंद्र जी, कहा गया इस पूरे मामले में सियासत तो हो ही रही है, लेकिन अपना अपना माइलेज भी देखा जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से। राहुल जी भी जानना चाह रहे हैं, दोबारा से फिर बयान आया है, मीडिया को भी उन्होंने सूचना पहुंचा दी, इतने बजे जा रहा हूं। पारुल जी, देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का काम है कि वो जनता के बीच जाएं और जनता की बातों को सुने और जनता के साथ कोई भी परेशानी है तो उसको। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर जगह जो है बैन क्यों लगा देती है। चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, जौनपुर का मामला हो, कन्नौज का मामला हो, मतलब पहले ही लोग जो है काबू नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर अगर किसी के साथ भी हिंसा होती है और दंगे फसाद होते हैं, फिर अगर कोई जाना चाहता है उसके साथ, उसका दुख बांटना चाहता है, तो ये लोग जो है उसको जेल में डालने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। तो पहले से कहाँ ये जो सत्ता नसी है, ये कहाँ से ये होते हैं जो इस तरीके से जो है बाद में कार्रवाई करने के नाम पे जो है क्या नाम है पूरी करके और उसको दबाने का काम करते हैं। आप देखिए संबंध में जिस तरीके से हो रहा था, पुलिस वहां खड़ी हुई है और नकाबपोश लोग वहां पर जो है पत्थर नहीं कर रही है, तो पुलिस ने उस समय को क्यों नहीं रोका? और पुलिस खुद वहां पर जो है बोल रही है, ये वीडियो में साफ साफ सुनाई आ रहा है कि फेंकिए आप, मारिए इस तरीके से। तो आप उस समय शासन प्रशासन क्या करने का कहां करना था, जो ये आम आदमी तक जो है इस चीज में फंसा, दंगे फसाद में, समझे। और
फिर उसके बाद जो है जाने कितने निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे लगाते कि हम ऐसे की कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे ये कोई जादू की छड़ी है, या पता चल जाएगा कि हम एक आदमी ने करा है। वहां जाने कितने ऐसी लोग थी जो अपने घर का राशन लेने जा रहे थे या दूध लेने जा रहे थे, बहुत सी चीजें, और उन सबका जो फुटेज उनको समझे। इसी की भेंट पांच युवा वहां के किसी की भेंट चढ़े हैं, क्या उन परिवारों के वो युवा लगा सकती है? उन परिवारों के बच्चे लगा सकते हैं जो रास्ता मांगते? राजेंद्र जी, थोड़ा सा माइक अपने पास कीजिए, कुछ वॉइस आपका ब्रेक होके आ रहा है, मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है। लेकिन बात यह है पारुल जी, जब आप सत्तामशी है, आप शासन के शासन आपके हाथ में है, आप उस समय नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बाद में ये मुद्दा पोती करके ये सब करके कहाँ ठीक है राजेंद्र जी, लौट रही हूँ जरा सा आपका माइक चेक करवा लेती हूँ मैं। राजेंद्र जी का थोड़ा माइक चेक कर लीजिए, वरना फोन कॉल पे भी ऐड कर लीजिए उनको। एसएन सिंह साहब, आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर भी कि वर्शिप एक्ट जो है उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दूसरा ये भी कि वहां पर जो लोग थे वो प्रायोजित तरीके से वहां पर थे। अखिलेश जी ने तो संसद में भी आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए ये सब करवाया गया है। कौन वो लोग थे जो वहां पर नारे लगा रहे थे, पुलिस के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तमाम तरह के आरोप। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पारुल जी देखिए, सही बात अखिलेश जी ने कहा। अखिलेश जी ने जरूर कहा कि चुनावी फायदे के लिए, जब चुनावी फायदा अखिलेश जी का नहीं हुआ, बयान देखिए पारुल जी कैसे कैसे देने लगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दोनों ने उनका 10-10 सेकंड दीजिए, देखिए जवाब ले लेंगे। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो आनंद मठ से आए, मतलब समाजवादी पार्टी को देखे ही नहीं है। 800 दंगा तो हुआ था इनकी सरकार में, रामपुर में, कानपुर में, बदायूं में, बरेली में, बुलंदशहर में, यहाँ तक कि प्रयागराज और मऊ में तो धारा 144 लगी थी। मुख्तार अंसारी तो धारा 144 में 500 सलाह लहरा रहा था। आज गूगल पे सर्च करेंगे, देखेंगे वो जिप्सी में इस तरह से 500 सलाहों के साथ क्या क्या कर रहे थे, नंगी नाच रहे थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को छूट है। और कांग्रेस का आप देख लीजिए चरित्र चित्र कितना सुंदर है। कांग्रेस के मित्र बोले तो मुझे लगा कि भाई वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन बाद में लगा नहीं वो कांग्रेस के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि हिंसा हुई नहीं थी। समाजवादी पार्टी के मित्र ने भी कहा कि कभी हिंसा ही नहीं थी। तो उनको बताया नहीं कि 1947 में सबसे बड़ी हिंसा होती है, उसकी जिम्मेदार कौन होती है? जो 53 में ब्राह्मणों का नरसंहार होता है, कांग्रेस की सरकार आती है। 1969 में अहमदाबाद के दंगे होते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है। 70 में जलगांव में दंगे होते हैं, 80 में मुरादाबाद में दंगे होते हैं, 84 में भिवंडी में दंगे होती है, और 84 में तो बहन जी सिखों का नरसंहार हो जाता है। 85 में अहमदाबाद में दंगे होते हैं, फिर 89 में भागलपुर में होते हैं, 90 में हैदराबाद में होते हैं, और कश्मीर में भी हो जाते हैं। 92 में सूरत में होते हैं, 93 तो याद ही होगा इनको, कांग्रेस को, इनकी सरकार थी, मुंबई में दंगा हो जाता है। तो ये सारे दंगे जो है वो इसलिए उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि उन दंगों के पीछे इस्लाम लगा हुआ है। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र को कहिए भाई, कल को प्रयागराज में एक यादव लड़के को, शैलेश यादव को एक मुस्लिम मार दिया है, और उस पर अखिलेश यादव जी भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यम वाई में से यम नहीं नाराज होना चाहिए। बेशक माई में से वाई भी छूट जाए, यम रहना चाहिए। इस नाते जानती है इस देश में एक संविधान चल रहा है, कुछ लोग केवल इस्लाम को मान रहे हैं, कुछ लोग संविधान को मान, और आज से थोड़े मान रहे हैं कि हम नाराज हो जाए। भाई अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस समय भी वो दंगाइयों को छोड़ने का कार्य करते थे, जिन पे बड़े बड़े अपराध थे। हाई कोर्ट ने कहा कि ले जाइए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दीजिए उन लोगों को जो दंगाई थे, जो अपराधी थे, जो आतंकवादी थे, उस 16 लोगों को अखिलेश यादव ने भाईचारे के नाम पे छोड़ने का काम किया, और नाराज थोड़े न होंगे। अभी कहे इन्होंने, इनसे 4 सवाल आप पूछ लीजिए कि भैया अगर हमारे और इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे सुंदर समाधान क्या है? भाई देश तो तलवार की ताकत से चल नहीं रहा, तलवार की ताकत से तो आपने मंदिरों को तोड़ दिया। अब तो संविधान की ताकत है, कलम की ताकत है, बाबा साहब की ताकत है। उसमें लिखा हुआ है संवैधानिक दायरे में कोर्ट जो कहेगी उसको सब लोग मानेंगे। अगर दोनों पक्ष के वकील वहां पे मौजूद हैं और कोर्ट की निगरानी में सर्वे हो रहा है तो 10,000 लोग कहां से इकट्ठे हो गए? भाई जो सांसद का बयान देख लीजिए समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव का, इसके पहले का बयान देख लीजिए कि बांग्लादेश हो जाएगा। रामगोपाल जी का बयान देख लीजिए कि मस्जिद में तोड़फोड़ होने वाली है, इसलिए वहां पर जो हिंसा भड़की। पारुल जी 10 सेकंड आप। पारुल जी मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, ABCD कुछ भी आप गिना दीजिए, तो भारत की न्यायिक व्यवस्था में, भारत की विधिक व्यवस्था में ऐसा है क्या कि कोई गलत कर रहा है तो आप गोली चला दें, उसका गला काट देंगे? नहीं जानते पारुल जी, ये लोग डायरेक्ट एक्शन वाले हैं। डायरेक्ट एक्शन 47 में भी दिखा, डायरेक्ट एक्शन कश्मीर में भी दिखा, डायरेक्ट एक्शन
बांग्लादेश में भी दिख रहा है और नहीं, डायरेक्ट एसएन सिंह साहब, पश्चिम बंगाल लेकिन और ये राजस्थान में सिस्टम भी का दिख रहा है। फेलियर, पुलिस का फेलियर तो है ना, इस पर पुलिस का कोई भी सिपाही किसी भी तरह की कार्रवाई वहां पर हुई नहीं। पारुल जी, हमने कहा ना कि जहां जहां राष्ट्रवादी लोग हैं ना, वहां पुलिस भी नहीं रहेगी तो दंगे नहीं होंगे। किसी भी धर्म की शोभा यात्रा निकलेगी, वो दंगे नहीं होंगे। लेकिन जहां राष्ट्र को नहीं मानने वाले रहेंगे, केवल इस्लाम को मानने वाले रहेंगे, जिहाद करने वाले रहेंगे, तो वहां दंगा कर देंगे। क्या पुलिस नहीं रहेगी तो आप पथराव कर देंगे? शोभा यात्रा पे भी पथराव कर दीजिए। यही नहीं चले, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है भैया, दिल्ली में किसकी सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार थी जब गला कट गया? ये प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति के नाते ऐसा कार्य किया जाता है। अफगानिस्तान में किसकी सरकार है, काबुल में किसकी सरकार है, कंधार में किसकी सरकार है, पाकिस्तान में किसकी सरकार है, बांग्लादेश में किसकी सरकार है? मुझे लगता है ये जो प्रवृत्ति है, जो सोच है, जो विचारधारा है, कि हम पहले संविधान को नहीं मानेंगे, इस्लाम को मानेंगे, ऐसी विचारधारा ऐसा कार्य करती है। मुझे लगता है संवैधानिक व्यवस्था ऐसा कार्य। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारे दंगे गिनाए, 2007 स्केप कर गए। अब इन्होंने जो दंगे गिनाए उसका बता रहा हूँ। जलगांव का दंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी। अहमदाबाद में 3 दंगे हुए, एक नहीं 3 दंगे तो बहुत सारे हुए अहमदाबाद में। 3 दंगों में विश्व हिंदू परिषद के लोग। हैदराबाद का दंगा हुआ, एक मंदिर के नाम पे दंगा हुआ था, वो दंगा विश्व हिंदू परिषद के लोग। सूरत में 6 दंगे हुए, मथुरा का सूरत में 6 दंगे हुए, प्रदेश में ही था। सूरत में 6 दंगे हुए, ये दोषी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, आते हैं बेचैनी, देखिए जरा बेचैनी। मुजफ्फरनगर का दंगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक दोषी, इनके 2 पदाधिकारी दोषी। बदरुसिया दंगा जिसमें एक सिपाही मर गया, उसका आरोप मुख्यमंत्री जी पे। मोहन मुंदेरा दंगा, इनका एक हुए सर, मैं आप दोनों से सवाल लेती हूँ। पुराने दंगे अगर हुए सर, तो अब जो दंगे हो रहे हैं वो होने चाहिए, इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं क्या हम कि जो पुराना हो गया, जो हो गया, उसको हम उस तराजू में रखकर दूसरे तराजू में संभल रखे कि पहले होता रहता था तो अब भी हो रहा था, चाहे किसी के भी शासनकाल में। गोरखपुर का दंगा योगी आदित्यनाथ का नाम, ठीक है, मऊ के दंगे की बात कर रहे थे। हिंदू युवानी दोषी। तो दंगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है, और हमारे काल में दंगे हुए, हमारे नहीं, कांग्रेस के काल में दंगे हुए, भाजपा के काल में दंगे हुए, समाजवादी पार्टी के दंगे हुए। दंगे कराने वाले आरएसएस के ब्रांच या भारतीय जनता पार्टी के लैब दोषी। अब क्या है, अपने शासन काल में दंगा कराने की 3 घटनाएं हुई। एक घटना शिमला में घटित होती है, एक कई सारी घटनाएं हैं सर, बहुत बड़े आंकड़े हैं मरने वालों के भी और घायलों के भी। रुक जाइए, ठीक है। रास्ता की बात आई, आपने रास्ता की बात कही, योगी आदित्यनाथ में। करण जी, ठीक है, रुकिए प्लीज। तू मामा की डिबेट में पूरा डिबेट चला जाएगा सर, प्लीज रुक जाइए। करण जी, सभी को सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं? ठीक है सर, प्लीज रविंद्र जी, प्लीज रुकिए। कहीं और ले जा रहे हैं, आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, जो पुराने दंगे गिनाए जा रहे हैं जी। और जो यहाँ पे पत्थरबाजी की बात आती है कि पत्थरबाजी क्यों हुई और सुनियोजित थी और इसके पीछे कौन था, क्या था, तो देखिए जो अपना मुस्लिम समाज है वहां पे एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जो भी मस्जिद है, मस्जिद के अंदर कोई गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता है, कोई महिला प्रवेश नहीं कर सकती है, चाहे न्यायिक जांच हो या जो भी कारण हो। तो इसलिए दंगे वहां पे हुए क्योंकि वहां पे गैर मुस्लिम्स मस्जिद के अंदर प्रवेश किए, उन्होंने न्यायिक जांच करने का प्रयास किया। जो मेन कारण है, जो मुख्य कारण है, वो यही है। और दूसरी बात यह है कि जो देश में जिस प्रकार से कट्टरता बढ़ रही है, तो इस कट्टरता पे काम होना चाहिए। जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी प्रकार से अगर कट्टरता बढ़ती रही, इसी प्रकार से मजहबी उन्माद बढ़ता रहा, तो हमारा देश किधर जाएगा, किस ओर जाएगा? तो जो हमारी मानवतावादी शिक्षा है, जो उचित शिक्षा है, वो लोगों के अंदर प्रसारित होनी चाहिए, धर्म का प्रचार भी होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि यदि एक संप्रदाय विशेष को अपने मजहब का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है अपने मदरसों के माध्यम से, तो हिंदुओं को गुरुकुल चलाने की यहाँ पे मान्यता क्यों नहीं मिलती है? उनके लिए धारा 28 है और हिंदुओं की धारा 28 है और मुसलमानों की धारा 30 है, जिसके तहत वो अपने मदरसे चला सकते हैं। तो इस पे भी काम होना चाहिए। और जो भी कार्रवाई संबल में हुई, राजेंद्र जी, जो भी कार्रवाई संबल में हुई वो होनी चाहिए थी, देखिए पारुल जी, क्योंकि
ये बीजेपी का चल और चरित्र रहा है कि इधर उधर जब इनके पास कुछ रहता नहीं है तो ये उधर उधर लीचने लगते हैं, ये पुरानी बातें करने लगते हैं। अरे भाई इनके पूछे कि जब काश्मीर में जो है काश्मीरी पंडितों को मारा राजेंद्र जी, आपके वॉइस में बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत दिक्कत, समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं, शायद बीच में कुछ डिस्टरबेंस है। मैं कह रहा हूँ कि ये जब काश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया तब जो है इनकी सरकार थी, इनके सहयोग की सरकार चल रही थी सेंटर में, और ये एहसान सिंह साहब, फाइनल कमेंट और बहुत संक्षेप में। 1945 की बात में पारुल जी आप कुछ भी कहेंगे ना, देखिए पारुल जी आप कुछ भी कहेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मंजूर है कि अगर दंगा करने वाला मुसलमान हो तो भी ठीक, रोहिंग्या हो तो भी ठीक, गला काटने वाला राजस्थान में हो तो भी ठीक, कश्मीर से हिंदुओं को भगाने वाला हो तो भी ठीक, पश्चिम बंगाल में एक महिला को निर्वस्त्र करने वाला हो तो भी ठीक, कन्नौज में एक महिला के साथ दुराचार करने वाला हो तो भी ठीक, अयोध्या में जो है पीडीए का जो नारा देते हैं वो पीड़िता भी थी और दलित भी थी, उसके साथ दुष्कर्म करना भी ठीक। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये चरित्र है, कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ विधान जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, संभल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल में हुई घटना जिसके बाद संसद तक ये बात पहुंची, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में ये उठी, अखिलेश जी ने भी उठाई, रामगोपाल जी ने भी उठाई और सीधे तौर पर ये बात कही कि इतना सभी जगहों पर खोदा जा रहा है जिसके बाद जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ेगा, भाईचारा बिगड़ेगा, ये भी सवाल उठाया गया। इसके बाद ये भी कहा गया कि प्रायोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, चुनावी फायदे के लिए से किया गया। अखिलेश जी ने कहा, रामगोपाल जी ने भी अपनी तरफ से अपनी टिप्पणी रखी। सवाल ये कि जिस तरह की हिंसा वहां पर हुई, पुराने अगर इतने सारे दंगे हुए हैं तो ये होने देनी चाहिए थी, या ये हो रही है तो सही है। एक दूसरे पर हमला बोलने से बेहतर है कि इस मामले में ये विचार किया जाए कि जो ये माहौल बिगड़ा वो क्यों बिगड़ा और आगे ऐसा ना हो। इसको लेकर दोनों ही दलों को, दोनों ही समुदायों को लेकर अपनी तरफ से बयान जारी करने चाहिए कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। अगर इधर जो मस्जिदें हैं वहां पर जाकर जो कुछ पक्ष हैं जाकर अपनी बात रख रहे हैं और वहां पर जो आप देख रहे हैं कोर्ट्स में भी सुनवाई हो रही है, अजमेर को लेकर भी बात आई है, अभी बदायूं जामा मस्जिद को लेकर भी बात आई है, तो ये जो बार बार मामले सामने आ रहे हैं ये भी क्यों आ रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और उधर वक्फ भी अलग अलग जगहों पर जाकर अपना दावा ठोक रहा है, तो क्या वो सही है? इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन आपने देखा तू मैमे की बहस हो रही थी। दीजिए इजाजत, फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।